हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपका उसमें अध्याय 10 तक यानी विशेषण तक आपका आ रहा है पोर्शन में, हिंदी सेकेंड में। तो आज मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगी, लेकिन आपका पोर्शन स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 यानी संधि। तो ये संधि मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था इसको, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये संधि आप अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे मैं विशेषण पढ़ाने के बाद रिवीजन कराऊंगी आपका, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि संधि ही मुझे लगता है कि शायद आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए संधि का रिवीजन तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको जो समास है, समास शायद आप ठीक ठाक ही कर लेंगे, क्योंकि समाज में सब कुछ क्लियर ही था। फिर संज्ञा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, संज्ञा ठीक ही होगा, लेकिन संधि पे आपको थोड़ा सा मेहनत, शायद आप पहली क्लास होगी आपकी जिसमें संधि आप पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें आप मेहनत करेंगे। संज्ञा के विकारी तत्व अभी अभी आपने पढ़ा है, तो इसमें अभी आपको अच्छे से ध्यान होगा, एक एक चीज़, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। उसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा, जो भी इजी ही है, तो बस आपको एक बार रिवीजन की आवश्यकता है। सर्वनाम भी एक बार आप रिवाइज करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस एग्ज़ाम का, क्वार्टरली का, और ये है लास्ट चैप्टर इसका विशेषण। इसको आज मैं कंप्लीट करूँगी, तो फिर आपका ये पोर्शन सेकेंड, हिंदी सेकेंड का पोर्शन आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आइए, ये रिवीजन तो होता रहेगा, पहले विशेषण कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे और सीरियल से पूरे चैप्टर आप रिवाइज करते रहेंगे। उसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको पढ़ेंगे, दूर करेंगे, और मैं भी रिवीजन करवाऊंगी आपको। तो सारे चैप्टर, 5 चैप्टर हैं इसमें, इस एग्ज़ाम में आपके, तो 5 चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, विशेषण। विशेषण क्या है? जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों के द्वारा उनकी विशेषता बताई जाती है, सर्वनाम की या संज्ञा शब्दों की, वो विशेषण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे शरारती बच्चे खेल रहे हैं, काला घोड़ा गिर पड़ा, बाग में कुछ फूल खिले हैं, वह लड़का पढ़ रहा है, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, मैं 50 किलो का हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बच्चे संज्ञा शब्द है, शरारती यानी उनके अंदर ये जो गुण है शरारत वाला, इसको ये दर्शा रहा है कि बच्चे में विशेषता क्या है कि वे शरारती हैं। तो ये शरारती शब्द यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है बच्चों के। काला घोड़ा गिर पड़ा, ये घोड़ा है एक संज्ञा शब्द, उसका रंग की तरफ इंगित कर रहा है ये काला शब्द, यानी घोड़ा किस रंग का है? काला है, तो ये भी विशेषण शब्द है। यहाँ पे वह लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे लड़का के लिए वह शब्द इंगित किया गया है लड़के की तरफ, वह लड़का पढ़ रहा है, यानी ये सर्वनामिक विशेषण है। ये सर्वनाम न होके सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि अगर यहाँ पे जब संज्ञा, अगर वह पढ़ रहा होता तो यह वह सर्वनाम में आता, लेकिन यहाँ पे लिखा है वह लड़का पढ़ रहा है, यानी लड़का, संज्ञा स्वयं यहाँ पे मौजूद है, तो सर्वनाम की आवश्यकता यहाँ नहीं है, बल्कि वह लड़का, यानी यह सर्वनामिक विशेषण है। यह है आपका मैं 50 किलो का हूँ, तो यहाँ पे ये मैं सर्वनाम का जो विशेषण है 50 किलो का हूँ, ये भी सर्वनामिक विशेषण है।
जो कि परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। फिर ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ताजमहल की विशेषता क्या है? यहाँ पे सुंदर भी हो सकता था इसका विशेषण, ऐतिहासिक दिया हुआ है, तो ये सारे शब्द विशेषण में आते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में शरारती, काला, कुछ, वह, ऐतिहासिक तथा 50 किलो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण हैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि ये शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। फिर विशेष, अब हमने विशेषण के बारे में जाना। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। फिर विशेष से आपको पढ़ना है। विशेष क्या है? विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे शरारती बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे विशेष हो गए, यहाँ घोड़ा विशेष हो गया, वहाँ लड़का विशेष हो गया। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो यहाँ पे ताजमहल विशेष हो गया। अब आप देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण शब्द क्रमशः बच्चे, घोड़े, फूल, लड़के, इमारत तथा मैं शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द विशेष हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया विशेषण क्या कब होते हैं और विशेष क्या होते हैं। विशेषण यानी वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हों। विशेष यानी वो शब्द विशेषण जिसकी विशेषता बताते हों वह विशेषण कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे, यानी विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या आप विशेषण का वर्गीकरण कर सकते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो विशेषण हैं आपके, इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। तो पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार तथा दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, दोष के बारे में, या उसके कलर के या उसके आकार तथा उसकी स्थिति का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विनय अच्छा लड़का है, अच्छाई उसकी गुण है। सुनैना ने हरी साड़ी पहन रखी है, साड़ी का कलर हरा है, तो उसके कलर के बारे में बताया जा रहा है। मैं मीठा अमरूद खा रहा हूँ, यहाँ पे अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, उसका गुण क्या है कि वह मीठा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे जो गुण का बोध कराते हो, जैसे अच्छा, भला, सुंदर, सदाचारी, वीर, ईमानदार, चतुर। याद, ये विशेषण जो हैं ये गुण का बोध कराते हैं। फिर दोष है, दोष भी गुणवाचक विशेषण की ही श्रेणी में आते हैं। जैसे बुरा, नीच, दुष्ट, कुरूप, काना, झूठा, मक्कार, बदमाश, दुराचारी, ये सारे शब्द दोष हैं, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रंग है सफ़ेद, काला, नीला, हरा, लाल, पीला, गुलाबी, आसमानी, जो भी कलर की ओर संकेत करते हैं या किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों का रंग बताते हैं वे रंगवाचक हो गए। दशा यानी स्थिति, पतला, मोटा, स्वस्थ, रोगी, निरोगी, गरीब, अमीर, हल्का, भारी आदि ये दशा बताते हैं। काल यानी जो समय बताते हैं वो भी विशेषण शब्द होते हैं, जैसे नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, आधुनिक। ये काल बताने वाले गुणवाचक विशेषण हैं। फिर आकार के आधार पर गुणवाचक विशेषण जो होते हैं, गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, नुकीला, बड़ा, बेडौल, ये शब्द आकार बताने वाले गुणवाचक विशेषण होते हैं। फिर स्वाद है मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, चरपरा,
कुरमुरा, ऐसे शब्द जो होते हैं ये स्वाद बताने वाले गुणवाचक विशेषण हैं। स्पर्श के आधार पे भी गुणवाचक विशेषण हम रखते हैं। जैसे किसी चीज़ को स्पर्श करने से हमें जो अनुभूति होती है वो अनुभव भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोमल, कठोर, खुरदुरा आदि। फिर ध्वनि है, ध्वनि के आधार पर मधुर, कर्कश आदि जो विशेषण होते हैं ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। गंध, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, ये गंधवाचक गुणवाचक विशेषण है। तो ये तो हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर हमारे संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण है आपका संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं कि जैसे 5 बच्चे, 3 सिपाही, 20 रुपये, ये सब संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे मेरे पास 5 रुपये हैं, वह तीसरी मंजिल पर रहता है। तो ये क्या हो गए, ये संख्या बता रहे हैं, यानी ये संख्यावाचक विशेषण है। इन वाक्यों में 5 व तीसरी शब्द संख्यावाचक विशेषक है क्योंकि ये क्रमशः रुपये व मंजिल की विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये सब है निश्चित संख्यावाचक होता है, और बाकी जो होते हैं अगणित या असंख्य, सहस्रों, लाखों, कोई, कुछ, ये जो होते हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, दूसरा, तीसरा, 2 गुना, तीनों आदि शब्द निश्चित संख्यावाचक शब्द हैं तथा कुछ, थोड़े से, सैकड़ों आदि अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया लाखों, करोड़ों, जिसका मतलब लाखों शब्द या सैकड़ों शब्द कहा तो जा रहा है लेकिन ये सैकड़ों के लिए नहीं है। सैकड़ों यानी 100 से भी अधिक या 100 के लगभग ऐसी संख्या बताई जा रही है, यानी ये निश्चित नहीं है संख्या कितनी है। कुछ लोग, थोड़े पैसे, इस तरह के जो शब्द होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो आपने देखा 1, 2, 3, 4, दूसरा, तीसरा, 2 गुना, 4 गुना, तीनों, पाँचों, 20, 50, 25, ये सारे शब्द संख्यावाचक में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। तीसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण। वे जो शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका जो संख्या में नहीं बताए जा सकते, द्रव्य पदार्थ जो होते हैं उन माप या मात्रा या नाप तौल के आधार पे उनके बारे में बताया जाता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि जो शब्द वस्तु की मात्रा, नाप या तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर तेल लाओ, मुझे थोड़ा दूध दे दो। इन वाक्यों में 1 लीटर शब्द दूध का परिमाण बताते हैं तथा थोड़ा शब्द पानी का परिमाण बताता है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे संख्यावाचक में था उसी तरह का परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। वहाँ संख्या बताई जाती है, यहाँ मात्रा बताई जाती है, नाप बताया जाता है। 2 मीटर कपड़े, 5 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, डीजल, पेट्रोल, ये जो द्रव्यवाचक है जिनकी संख्या में नहीं गिना जा सकता, या 50 किलो गेहूँ, 20 किलो आटा, ये जो द्रव्य पदार्थ हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है और जो माप तौल या नाप के अनुसार जिनकी मात्रा बताई जाती है वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। और संख्यावाचक की तरह ही
परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपने निश्चित परिमाणवाचक जैसे निश्चित संख्यावाचक था, सेम वही चीज़ है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की मात्रा का निश्चित बोध होता है, जैसे 10 किलो आटा लाया है। मेरी पेंट में 2 मीटर कपड़ा लगता है, या मेरी गाड़ी में 3 लीटर पेट्रोल डाल दो, मेरी गाड़ी में 4 लीटर डीजल डाल दो। तो ये मात्रा को निश्चित बता रहे हैं कि कितनी मात्रा निश्चित हो रही है यहाँ पे। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और जब कुछ थोड़ा आदि जैसे संख्यावाचक में था, निश्चित संख्यावाचक में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द हो जाते हैं। जैसे जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की मात्रा का निश्चित बोध न हो, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पड़ोसी को थोड़ा आटा दे दो, लोटे में कुछ पानी है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे, ये तो संख्यावाचक का हो गया कुछ पैसे, लेकिन इसमें थोड़ा दूध दे दो, मुझे थोड़ी सी चाय दे दो। इस तरह के शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी परिमाण तो है पर निश्चित नहीं है, कितनी मात्रा चाहिए उसकी, कितनी मात्रा है या कितनी मात्रा चाहिए। तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों के अंतर। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संख्या का बोध कराते हैं। तो ये अंतर हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मैं 4 किलो चीनी लाई हूँ, 4 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पे 4 संख्या का बोध करा रहा है, यहाँ पे 4 किलो यानी मात्रा या तौल का बोध करा रहा है। कमीज बनवाने में 2 मीटर कपड़े लगते हैं, यहाँ पे मीटर यानी माप की बात हो गई, नाप लिया जा रहा है। मुझे 2 दर्जन संतरे चाहिए, यहाँ पे संख्या की बात हो गई, 2 दर्जन यानी 24 संतरे चाहिए। चौथा है आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यानी मैंने आपको शुरू में भी बताया सर्वनामिक विशेषण क्या चीज़ है। उसमें देखने में तो आपको सर्वनाम शब्द दिखाई देंगे, लेकिन आप जब देखेंगे तो वहाँ पे संज्ञा की तरफ इंगित करते हुए वे सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी सर्वनाम शब्द तो होंगे लेकिन वो विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जाता है उनका। यानी वह लड़का, वह स्कूल जा रहा है, या क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया वह, लेकिन वह लड़का स्कूल जा रहा है तो वह क्या हो गया, लड़के की तरफ यह संकेत कर रहा है। इसीलिए कहीं कहीं सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। लड़के को इंगित करके बताया जा रहा है कि यह लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे यह शब्द या वह शब्द सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, न कि सर्वनाम शब्द का कार्य कर रहा है। तो वही बताया जा रहा है, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि वो संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इंगित करने का कार्य करते हैं, संकेत देने का कार्य करते हैं, तो वह सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण भी कहे जाते हैं। यहाँ पे विशेष में देख लीजिए, यदि किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहाँ सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहाँ सर्वनामिक विशेषण का कार्य करने लगता है। उदाहरण, यह घड़ी रोहन की है। अब यहाँ देखिए, घड़ी यानी संज्ञा शब्द मौजूद है, तो यहाँ पे यह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। वह लड़की बहुत सुंदर है। अगर लड़की बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है होता तो यह सर्वनाम होता, लेकिन वह लड़की बहुत सुंदर है यानी संज्ञा यहाँ पे है,
तो यहाँ पे वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। उपयुक्त वाक्यों में यह शब्द घड़ी की ओर तथा वह शब्द लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, साफ साफ इंगित कर रहे हैं यह और वह शब्द घड़ी और लड़की की ओर, अतः यह दोनों शब्द सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हैं। अब आप देखेंगे सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यहाँ पे देखिए, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह पढ़ रही है, वह लड़की पढ़ रही है। अब यहाँ पे वह पढ़ रही है सर्वनाम हो गया, वह लड़की पढ़ रही है, लड़की की संज्ञा, वह के बाद सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा शब्द है तो यह वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। कोई बुला रहा है, यहाँ पे यह सर्वनाम शब्द है, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन कोई आदमी बुला रहा, आदमी यहाँ पे संज्ञा मौजूद है तो यहाँ पे कोई क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह नहीं वह दो, यह सर्वनाम हो गया। यह पुस्तक नहीं वह पुस्तक दो, यहाँ पे पुस्तक की तरफ इशारा करके संकेत करके बताया जा रहा है कि यह पुस्तक मुझे नहीं वह पुस्तक चाहिए, यानी यह पुस्तक के लिए सर्वनाम है। यह और वह दोनों विशेष सर्वनामिक शब्द, सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण बन गए। फिर पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जापान एक संज्ञा शब्द है, जापानी मशीन, ये जापानी शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जापान, और यहाँ पे जापानी मशीन तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ये बनारसी साड़ी, बनारस संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है तो बनारसी साड़ी, इलाहाबादी अमरूद, जयपुरी लहंगा, भारतीय संगीत, ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये तो हो गया आपका विशेषण। आपके 5 विशेषण जो थे वो आपके हो गए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और आपका लास्ट था 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण आप सबने समझ लिया, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जब विशेषण का कार्य करती हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो विशेषण बनाए जाते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले पद या शब्द। जैसे देखिए यहाँ पे प्रविशेषण, जो पद विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। मैंने आपको बताया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे नरेश बहुत सुंदर है, तो नरेश इसका विशेषण क्या हो गया, सुंदर। नरेश संज्ञा शब्द है, सुंदर इसका विशेषण है, लेकिन सुंदर का विशेषण यहाँ पे क्या हो गया, बहुत। यहाँ पे सुंदरता का भी विशेषता बताई जा रही है, सुंदर नहीं बल्कि बहुत सुंदर है, तो ये बहुत शब्द क्या हो गया, सुंदरता की विशेषता हो गई। वह काफ़ी लंबा है, तो लंबाई तो इस संज्ञा शब्द की विशेषता है, सर्वनाम शब्द की, लेकिन काफ़ी ये लंबाई की विशेषता है, तो यहाँ पे काफ़ी पर प्रविशेषण हो गया। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत तथा काफ़ी शब्द सुंदर व लंबा विशेषण को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये दोनों शब्द विशेषण के विशेषण अर्थात प्रविशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये सुंदर, लंबा, जैसे थोड़ा पानी, बहुत मीठा, अधिक खट्टा, ये सब क्या है, प्रविशेषण है। खट्टा तो किसी चीज़ की विशेषता है, लेकिन अधिक खट्टा ये खट्टा की विशेषता है। बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत तेज, बहुत चालाक, ये विशेषण की विशेषताएं हैं, तो इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। विशेषण की अवस्थाएं यानी विशेषण का प्रयोग
अवस्थाओं के आधार पर तीन प्रकार से किया जाता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कि श्रेष्ठ शब्द है, उसकी मूल अवस्था श्रेष्ठ है और उत्तरावस्था श्रेष्ठतर है और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम यानी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। और उत्तरावस्था में हम क्या कहेंगे, उसको श्रेष्ठतर, यानी जो दो यहाँ पे उत्तरावस्था में दो वस्तुओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे 2 पुस्तक है, एक को हम कहेंगे यह पुस्तक उससे श्रेष्ठतर है, माने उससे अच्छी है। यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में तुलना होती है। और जो श्रेष्ठतम उत्तमावस्था होती है, उनमें बहुत से या सभी के बीच में सर्वोत्तम जो है उसके लिए श्रेष्ठतम यानी उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं ये तीनों अवस्थाएं। मूलावस्था, यह विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती, यानी व्यक्ति के अंदर जो सामान्य विशेषता है वह आपको सामान्य रूप से बताई जाएगी। अच्छा लड़का है, ऐश्वर्या सुंदर स्त्री है, तो यहाँ सामान्य विशेषताएं जो भी गुण उसके अंदर है वो सामान्य रूप से आपके समक्ष प्रकट होगी, किसी से किसी की तुलना नहीं है। जबकि उत्तरावस्था में क्या होता है, यह विशेषण का वह रूप होता है जो 2 विशेषों और विशेषताओं की तुलना करता है। आपको मैंने बताया उत्तरावस्था में तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो यह विशेषण का वह रूप है जो 2 विशेष यानी जिसकी विशेषता बताते हों वो विशेष्य कहलाते हैं। तो 2 विशेषों की विशेषताओं की तुलना आपस में करने पर यह उत्तरावस्था प्रकट होती है। यानी अनुज आशीष से अधिक बुद्धिमान है, यह इमारत उस इमारत से अधिक ऊंची है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 चीज़ों की तुलनात्मक अध्ययन हो रहे हैं। यह अधिक बुद्धिमान, अधिक ऊंची, यह विशेषण की उत्तरावस्थाएं हैं, यानी उससे श्रेष्ठतर है। अब हम उत्तमावस्था देखते हैं। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष को अन्य सभी की तुलना में अधिक व न्यून बताता है। जैसे कक्षा में तुम सबसे मूर्ख हो, यानी यहाँ पूरे समूह की, पूरे क्लास की बात हो रही है। और सबसे न्यून यानी सबसे कम दिमाग वाला, तुम सबसे मूर्ख हो, तो ये उसकी निम्नतम अवस्था हो गई। अगर यहाँ पे तुम कौशल से ज़्यादा मूर्ख हो, 2 लोगों की तुलना हो जाती तो ये उत्तरावस्था होती, लेकिन यहाँ पे उत्तमावस्था है, यानी पूरे कक्षा की बात हो रही, पूरे क्लास में सबसे न्यून दिमाग किसका है। फिर संजय श्रेष्ठतम विद्यार्थी है, यानी पूरी कक्षा में, पूरी क्लास में जो सबसे श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठतम संजय है। निर्मल सुंदरतम कन्या है, निर्मल जो है सुंदरतम यानी सब कन्याओं में सर्वाधिक सुंदर निर्मल है, तो यह भी उत्तमावस्था का प्रतीक है। यहाँ सबसे मूर्ख, श्रेष्ठतम तथा सुंदरतम में विशेषण की उत्तमा अवस्थाएं हैं। कुछ विशेषण शब्दों को उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग करने के लिए अधिक, सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊंचा शब्द है तो इसका उत्तरावस्था अधिक ऊंचा और उत्तमावस्था सबसे ऊंचा। अगर यहाँ पे उच्च शब्द होता तो यहाँ पे क्या होता, ऊंचा, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। लेकिन यहाँ पे ऊंचा लिखा हुआ है तद्भव शब्द, तो इसका होगा उत्तरावस्था अधिक ऊंचा, उत्तमावस्था सबसे ऊंचा। मोटा भी अधिक मोटा, सबसे मोटा। बुद्धिमान का अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान।
लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। तो कुछ शब्दों के साथ अधिक और सबसे जोड़कर उनकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बताई जाती है। तो ये देखिए, आप जितने मैंने आपको ऊंचा का उदाहरण दिया, अगर यहाँ पे तत्सम शब्द होते तो उसके साथ तर और तम जोड़कर उत्तमावस्था और उत्तरावस्था प्रकट की जा सकती थी, लेकिन ये तद्भव शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए, संस्कृत शब्दों में विशेषण की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाने के लिए उनमें क्रमशः तर और तम प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जब संस्कृत के शब्द यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा तो वहाँ पे उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बताने के लिए तर और तम प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे मधुर, मधुरतम, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय का प्रियतर, प्रियतम। विशाल का विशालतर, विशालतम। तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम। लघु का लघुतर, लघुतम। महान का महत्तर, महत्तम। दृढ़ का दृढ़तर, दृढ़तम। सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम। तो ये तीनों अवस्थाएं आपने देख ली। एक ही शब्द की तीन अवस्थाएं किस प्रकार से होती हैं, तो शायद आपको अब कोई डाउट नहीं होगा इन्हें करने में। अब हम देखेंगे, हमने सीखा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता विशेषण शब्द बतलाते हैं, यानी जिसके बारे में विशेषण शब्दों का प्रयोग जिसके लिए किया जा रहा है। जैसे घोड़ा है, घोड़े के लिए काला का प्रयोग किया गया। साड़ी है, साड़ी के लिए हरा शब्द का प्रयोग किया गया। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वह विशेष्य कहलाता है। जो पद विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता यानी बहुत सुंदर लड़की, बहुत तेज घोड़ा। यहाँ पे बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण का कार्य कर रहा है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या सांकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। ये 5 विशेषण हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने विशेषण की 3 अवस्थाएं पढ़ी: उत्तरावस्था, मूल अवस्था यानी जिसमें सीधे तौर पे कहा जाता है यह लड़की सुंदर है, यह विद्यालय बहुत तेज है, यह विद्यार्थी बहुत तेज है पढ़ने में। इस तरह के सीधे और मूल रूप का, मूल विशेषता का जिसमें प्रयोग किया जाता है वह मूलावस्था होती है। उत्तरावस्था यानी दो लोगों की तुलना में एक को श्रेष्ठतर या निम्नतर जहाँ पे साबित किया जाता है वह जो होती है उत्तरा अवस्था कहलाती है। उत्तमावस्था में हम सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं, यानी समूह में या बहुत से लोगों में जो सबसे अच्छा हो उसे उत्तमावस्था में रखते हैं। आपने तद्भव शब्दों के एग्जाम्पल में देखा, सबसे और अधिक का प्रयोग करके हम श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम की पहचान करते हैं। तो ये आपका विशेषण कंप्लीट हो गया, जो कि आपके पोर्शन का आखिरी चैप्टर है। तो अब आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज करने के बाद, ये एक्सरसाइज 2 ही पेज का है, तो मैं ये एक्सरसाइज कराने के बाद 5 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। फिर आपके वीडियोस नहीं जाएंगे क्योंकि आप उसके बाद अपनी तैयारी करेंगे। मैं रिवीजन कराती रहूँगी। नए चैप्टर नहीं इस समय पढ़ाए जाएंगे एग्ज़ाम तक, और इन चैप्टर्स का रिवीजन अगर कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले, मुझे लगेगा कि आपको अब कुछ नहीं सीखना है, नहीं बताना है, तो मैं आगे 1-2 चैप्टर पढ़ा दूँगी। अन्यथा अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। बस नेक्स्ट वीडियो में ये आपका
एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।